हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं क्लास 7 का चैप्टर 2 का 3rd पार्ट आज आपको पढ़ाऊंगी। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। साम्राज्य का प्रशासन। अब चोल वंश में जो साम्राज्य था चोल वंश का, उसमें कैसा प्रशासन था, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि संगठित मतलब उसका संगठित गठन कैसे हुआ था, किस प्रकार से प्रशासन बनाया गया था। संगठित मतलब बनाया गया था। किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती थीं, सिंचित करने के लिए बहुत समृद्ध हो गई थी। अब देखिए जो किसानों की बस्तियाँ होती थी, जहाँ किसान लोग रहते थे, उसको क्या बोलते थे? उर बोलते थे। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा पूछता है। किसानों की बस्तियों को क्या बोलते थे? उर। ठीक है। चोल वंश में थोड़ा अलग अलग नाम आपको मिलेगा बाकी जगहों से। ठीक है। तो जो बस्तियाँ थी उन्हें उर कहा जाता था। वहाँ की खेत को सींचने के लिए यानी सिंचाई के लिए वो बहुत फेमस था। ठीक है। इतने ऊपर आपने देखा ना कितने तरह से उसने खेती की बात की। अब आप खेती की बात कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे देखिए ये सरोवर था उस समय का। ठीक है। 9वीं शताब्दी का तमिलनाडु का एक जल द्वार है। देखिए बना हुआ है द्वार। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। अब देखिए हौज बांध बना के इसको नियंत्रण किया जाता था, इसके पानी को। इस पानी से खेती की जाती थी। देखिए सिंचाई की जाती थी ये पानी से। देख लीजिए, है ना। तो क्यों समृद्ध था आपको पता चल ही गया होगा। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। अब देखिए जो गांव के ऐसे समूह होते थे तो उन लोगों को क्या बोलता था? देखिए गांव के समूहों को क्या नाडू कहा जाता था। यहाँ पे ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। अब देखिए जो नाडू थे ये ग्राम और वहाँ की ग्राम परिषद मिलके राजा के लिए कर वसूलते थे और वहाँ न्याय का काम करते थे। अब राजा तो इतने दूर से आएगा नहीं गांव में न्याय करने, तो वो अपना परिषद बना दिया गांव का। वो न्याय करती थी, कोई दुख परेशानी कुछ दिक्कत होती थी तो वो वहाँ देखती थी। ठीक है। जब साम्राज्य बहुत बड़ा था तो राजा तो छोटे छोटे जगह आएगा नहीं देखने, इसलिए वो ग्राम परिषद बना दिया था। वो वहाँ का प्रशासनिक कार्य देखती थी बहुत सारा। ठीक है। टैक्स भी वसूलती थी, न्याय भी करती थी। विल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल हुआ था। अब देखिए, अब जो वहाँ की विल्लाल जाति थी, ठीक है, अब वो वहाँ के जो किसान थे धनी होते थे और जो सरकार थी इसकी देखरेख में नाडू का काम करती थी। यानी जो नाडू है वहाँ का समूह जो बता रहा है वो समूह विल्लाल जाति है। ठीक है। वही चोल वंश की देखरेख में कामकाज देखती थी, इन कामकाजों पे नियंत्रण रखती थी गाँवों के। ठीक है। ये विल्लाल जाति थी। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के ने सम्मान के रूप में वेलन, ठीक है, ये बोलते थे भूस्वामियों को वहाँ के, जिसको
3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने का वेलन या किसान, अय्यार, प्रधान जैसे उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। अब देखिए, जो वहाँ के राजा धनी लोग थे, ठीक है, भूस्वामी के, वहाँ के धनी भूस्वामी यानी ढेर सारी ज़मीनों के मालिक, पैसे वाले लोग जो थे, उनको चोल राजाओं ने सम्मान उनका किया था और उसमें उपाधि दी थी मोवेदन वेलन, ठीक है, यानी 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान, ठीक है। अब वहाँ के प्रधान को अय्यार बोला जाता था। इन्हीं लोगों को उपाधियाँ भी दी गई थीं और उन्हें केंद्र में यानी अपने प्रशासन में अच्छी राजकीय पद सौंपी गई थी। तो ये भी इन लोग का भी बहुत महत्वपूर्ण काम था। अब देखिए आगे, भूमि के प्रकार यानी चोल वंश में जो भूमि होती थी उसके प्रकार के बारे में बताया है। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, जो चोल वंश था उसके अभिलेखों में जो ज़मीन होती थी, भूमि, उसकी कोटियाँ बनाई गई हैं, मतलब वैरायटी अलग अलग तरह की, ठीक है। तो है विल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी देखिए इसको क्या बोला गया है, विल्लन वगाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं होते थे, ऐसे किसानों की ज़मीन, जिसके मालिक किसान होते थे वहाँ के, तो ऐसी ज़मीन। दूसरा है ब्रह्मदेय, यानी तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। अब देखिए, ब्रह्मदेयी जो ज़मीन होती थी, ये ब्राह्मणों को उपहार में मिली हुई ज़मीन होती थी। शालाभोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। अब देखिए, जो शालाभोग भूमि होती थी, ये विद्यालय को दी जाती थी, उसके पढ़ाई लिखाई के लिए, रखरखाव के लिए। देवदान, टुडुकनी, देखिए ये जो ज़मीन होती थी देवदान वाली, ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। अब जो मंदिर को उपहार में भूमि दी जाती थी राजाओं और अन्य धनी लोगों के द्वारा, उसे देवदान या तिरुवनमुंडकनी कहा जाता था। पल्लीचमदम, जैन संस्थानों को दी गई दानों भूमि। अब देखिए, जो जैन तीर्थकर थे, उनको जो दान में भूमि दी जाती थी, उनको पल्लीचदमन कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे आपने कितने तरह की भूमि देखी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए, 5 तरह की भूमि का यहाँ उल्लेख मिल रहा है। 5 विभिन्न कोटियों में बटी हुई थी चोल वंश की भूमि। ये हमें कहाँ से पता चला है, चोल वंश के अभिलेख से। देखिए, इससे पता चला, ये कोटियाँ हैं, देखिए। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ है। देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि जो ब्राह्मण होते थे, उनको समय समय पे भूमि दान में मिलती रहती थी, जिसे ब्रह्मदेय कहा गया है, ठीक है। इस तरह का दान बार बार ब्राह्मणों को मिलता रहता था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। अब देखिए, परिणाम स्वरूप हुआ क्या, दान में भूमि मिलने के
परिणाम स्वरूप। तो ये जो कावेरी नदी घाटी थी और दक्षिण भारत के हिस्से थे दूसरे, वहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मणों की बस्तियाँ बनने लगी। अब उन लोग को दान में मिली तो लोग बनवाने लगे अपना बस्ती, वहीं रहने लगे। ठीक है, तो ऐसी ब्राह्मण बस्तियाँ वहाँ अस्तित्व में आ गई थी। उनको मिलती जा रही थी तो वो वहाँ बनवाते जा रहे थे। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। अब जब ढेर सारे ब्राह्मण एक जगह रहने लगे तो जो जमीन मिलती थी ब्रह्मदेव, उसकी देखरेख, हर ब्रह्मदेव की देखरेख एक ब्राह्मण भूस्वामी सभा बनाई गई। देखिए यहाँ पे भी ब्राह्मणों की भूस्वामी सभा बन गई। ठीक है, वही ब्रह्मदेव की देखरेख करती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक कार्य करती थी। अब देखिए जो सभा थी ये बहुत कुशलतापूर्वक, मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम करती थी जमीन की देखरेख का। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। अब जो ये लोग निर्णय लेते थे तो उन निर्णयों को ब्राह्मणों के वहाँ के मंदिर के शिलालेख पे गुदवा के दर्ज कर दिया जाता था। तो आप जब मंदिर जाएंगे तो वहाँ के पत्थरों की दीवार पे इन ब्राह्मणों के ब्रह्मदेव के पर दिए गए निर्णय वहाँ आपको दिखेंगे। नगरम नाम से ज्ञात व्यापारियों की एक संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। अब देखिए जो नगरम नाम की व्यापारिक संघ थी, ठीक है, वो हमेशा मतलब ज़्यादातर शहरों में जो प्रशासनिक कार्य होते थे उनको देखती थी। ठीक है, उनकी देखरेख का कार्य नगरम करती थी। व्यापारियों की जो संघ थी वो। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। अब तमिलनाडु के जो चिंगलपुर जिला है वहाँ पे उत्तर मेरूर जो है उससे प्राप्त जो अभिलेख है आपका, उसके बारे में बहुत सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। ब्राह्मणों की एक सभा का संगठन कैसा था, ये आपको वहाँ पे उस डिटेल में मिल जाएगा कि जो ब्राह्मण थी उसके सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। अब देखिए जो ब्राह्मणों की सभा होती थी इसमें सिंचाई का काम, बाग बगीचे की देखरेख, मंदिर आदि इत्यादि की देखरेख, रख रखाव, ये सब का ध्यान, यानी बाग बगीचे कैसे हैं, सिंचाई ढंग से हो रही है कि नहीं, कहाँ पानी ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ कम, मंदिर में सब ठीक है कि नहीं, पूजा पाठ टाइम से हो रहा है कि नहीं, ये सब कार्य का जिम्मा किसके पास था, ब्राह्मणों की इन सभा के पास। और इन सभाओं में हर काम के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अब देखिए जो वहाँ के योग्य लड़के होते थे, युवा, ठीक है, और उन लोगों को मौका इन समितियों में, सभा में सदस्यता देने के लिए अब यहाँ पे देखिए गेम जैसा एक होता था कि
नाम लिख के तालपत्र पे, ठीक है, तालपत्र यानी उस समय का कागज़ होता था, उस पर नाम लिख के, जैसे चिट में नाम लिख के मोड़ के रख दिया जाता था बर्तन में, बाउल में, फिर उसको निकालते थे। गेम होता था ना ऐसा, वैसे ही ये लोग करते थे कि मिट्टी के बर्तन में उन तालपत्र के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर टिकटों जैसे उनमें नाम लिख के सारे डाल दिए जाते थे, और फिर एक छोटे बच्चे के द्वारा अलग अलग समिति में लड़कों के हर समिति के एक के बाद एक टिकट निकाले जाते थे, तो जिसका नाम निकलता था वो उस सभा में सदस्यता प्राप्त कर लेता था, ठीक है। और वो लड़के को ऐसा टिकट निकालने के लिए कहा जाता था बच्चे को, तो वो निकालता था। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? अब ये बात भी देखिए, क्या अब हम लोग को ये तो पता नहीं कि महिलाएं वहाँ पे इन सभाओं में हिस्सा लेती थी कि नहीं, ठीक है। क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों को चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? अब देखिए, एक लॉटरी का ही तरीके से ना, या गेम के तरीके से नहीं लोगों को चुनते थे, तो क्या ये तरीका सही है? ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। अभिलेख और लिखित सामग्री, यानी अभिलेख जो पत्थर पे गुदे हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं। लिखित सामग्री यानी किताब, तामपत्र, ये सब, यात्रा वृत्तांत, ये सब। तो इनके बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे कि अभिलेख और लिखित लेख में क्या क्या लिखा हुआ मिला है, ठीक है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। अब देखिए, उत्तर मेरूर जो है जगह है, वहाँ के अभिलेख में सभा की सदस्यता के बारे में कुछ लिखा हुआ है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। अब देखिए, सभा में अगर सदस्यता आपको प्राप्त करनी है तो आपके पास ऐसी ज़मीन होना चाहिए जिसमें भू राजस्व वसूल किया जाता हो, ठीक है, मतलब भू राजस्व आप टैक्स देते हो राजा को। उनके पास अपना घर होना चाहिए। अब देखिए, आप जिसको चुनाव लड़ना, सदस्यता इसमें प्राप्त करनी है ब्राह्मणों की सभा में, तो उन लोग के पास अपना घर भी होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए, यानी उनकी उम्र देखिए मिडिल एज की होनी चाहिए, 35 to 70। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। अब ब्राह्मण हैं तो वेदों का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। अब देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब प्रशासनिक कार्य करना है तो उसके बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए सदस्य को, जिसे अपना आपको इसमें जुड़वाना है। ईमानदार भी होना चाहिए, ईमानदार नहीं रहेगा तो वो बेईमानी करेगा। यदि कोई पिछले 3 सालों से में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। अब देखिए, पिछले 2-3 सालों में अगर किसी समिति के सदस्य, अगर वो व्यक्ति है जो दूसरी समिति में जुड़ना चाहता है, तो उसे ये मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये ऐसा नियम भी है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अब देखिए, जिसके अपने और उसके संबंधियों के भी खाते जमा नहीं करा पाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी गरीब लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। साफ साफ ये बात है। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी में तमिल कृति पेरियाम पूर्णम से एक उद्धृत। अब देखिए, अभिलेखों में जो राजा होते थे, संपन्न पुरुष होते थे,
उनके बारे में तो हमें पता चल गया यहाँ पे, पर जो ये जानना बहुत कठिन है कि वहाँ के जो साधारण स्त्री पुरुष होते थे, ठीक है, उन लोग का राज्य में जीवन कैसा था, ये तो हमें पता नहीं ना चल पाया। हाँ, अब 12वीं सदी के तमिल कृति जो है पेरिया पुरनम, उसकी एक लेख मिली है, देखिए उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अंडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुल आया। एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्ला प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते थे। अब देखिए अंडनूर में जो अंडनूर जो जगह है, वहाँ की सरहद पे फूस यानी जो घास फूस होता है वो ब्राउन, तो उससे ही झोपड़ी बनाते थे और उससे फूस जो होता है उससे छत बनाते थे झोपड़ी की, ठीक है। और वहीं पे झोपड़ियाँ ढेर सारी बना के रहते थे ये लोग। इन्हें पुलाया कहा जाता था। यह एक ऐसा समूह है जो ब्राह्मण और वेल्ला ये दोनों से नीचे समाज में माना जाता था। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशे में लगे खेतिहार मजदूर थे। अब देखिए ये लोग जो कौन थे, ये एक ऐसा छोटा पुरवा होते थे, पुरवा ये लोग कहा गया है, जिनमें छोटे छोटे किस्म के पेशे वाले लोग रहते थे और खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ी के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंड में घूमते रहते थे। अब देखिए चमड़े की पट्टी लगी हुई झोपड़ी होती थी इन लोग की, और वहीं पे ये छोटे छोटे मुर्गे मुर्गियों का झुंड भी रहता था इन लोग के साथ, ठीक है। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहनते थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते कूदते चलते रहते थे। अब देखिए अब छोटी बस्ती है तो उसमें जानवर जायज़ सी बातें होंगे। अब यहाँ के बच्चे जो होते थे वो थोड़े सांवले रंग के होते थे, गहरे रंग के, ठीक है, और लोहे के कंगन हाथ में पहने हुए होते थे और छोटे जानवरों के पिल्लों को खिलाते हुए चलते रहते थे। ये खेलकूद करते रहते थे वहाँ के बच्चे। मारूदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। अब देखिए मारूदू का पेड़ है जहाँ, वहाँ पे छाया में एक मजदूर औरत जो है वो अपने बच्चे को चमड़े की चादर में लेटा देती है, वहीं सुला देती है। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पे नगाड़े लटके हुए थे। अब देखिए जो आम का पेड़ था उसमें भी नगाड़े लटके हुए थे इन लोग के। नारियल के पेड़ों के नीचे ज़मीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियाएँ पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। अब देखिए वहाँ जो जानवर थे नारियल के पेड़ के नीचे खोद के, ठीक है, वहाँ गड्ढा बना के, और वहीं पे जो कुत्ते के बच्चे थे वो और उनकी माँ, उनको दूध पिलाने के बाद जो कुतियाएँ होती थीं वो वहाँ लेटी हुई थी उन्हीं गड्ढों में जाके। लाल कलगी वाले मुर्गों ने 9 पौ फटने से पहले तगड़े फुवार पुलाया का बहुवचन को दिन के काम बजाने की हाक लगाते हुए बाग दे दी। यानी अब देखिए जो लाल कलगी वाले मुर्गे होते हैं वो लोग सुबह होने के पहले ही बाग दे देते थे, भोर में ही, ठीक है, कि अब समय हो गया है, अब काम पे जाने का समय हो गया है। पुलियोर कर देती थी, यानी कुकड़ू को जैसे नहीं बोलते मुर्गे वैसे बोल के काम पे भेज देती थी उन लोग को। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना काजी वृक्ष की छाया में फैलती थी।
अब देखिए धान कुटती जो वहाँ की महिलाएं होती थी पुलाया समूह की, तो वो गाना गाते गाते धान कूटती रहती थी और उसकी आवाज़ कांची के वृक्ष की छाँव में फैलती रहती थी। वहाँ एक कांची का वृक्ष था, उसकी छाँव में फैल जाती थी इन लोगों की आवाज़ें। देखिए कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है वहाँ के लोगों के बारे में। अब देखिए अन्यंत्र हम यहाँ पढ़ेंगे और कुछ भी, ठीक है। टांग वंश, यहाँ आज हम लोग टांग वंश के बारे में जानेंगे। टांग वंश के युग का चीन। अब टांग वंश के युग में चीन कैसा था इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ। चीन में टांग वंश राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 साल तक 7वीं से 10वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। अब देखिए जो टांग वंश था, इन लोगों ने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है, चीन में, और जो 300 सालों तक इन लोगों ने शासन किया था, 7वीं से 10वीं शताब्दी तक के में। इनकी राजधानी शीयान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। अब देखिए इनकी जो राजधानी थी शियांग, ये सबसे बड़े नगर, दुनिया के सबसे बड़े नगरों में एक थी, यानी बहुत बड़ा नगर था जो राजधानी थी इनकी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। अब देखिए जो शियान है, यहाँ पे तुर्की लोग, ईरानी लोग, भारतीय, जापानी, कोरियाई, ये लोग आते जाते रहते थे हमेशा, ठीक है। टांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। अब देखिए जो टांग साम्राज्य के लोग थे, यहाँ पे कोई भी चीज़ की नियुक्ति के लिए परीक्षा के माध्यम से लोग को नियुक्त किया जाता था किसी भी फील्ड में, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, और ये नौकरशाही द्वारा प्रशासित था। यहाँ पे नौकरशाही प्रशासन जो था वो नौकरशाही था, यानी लोगों को नौकरी के रूप में रखा जाता था। इस परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अब देखिए जो परीक्षा होती थी इसमें कोई भी व्यक्ति बैठ सकता था जो यहाँ पे ये परीक्षा देना चाहता हो। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। अब देखिए ये जो अधिकारियों के लिए नियुक्ति के लिए जो चयन होता था, चयन के लिए यह व्यवस्था थी परीक्षा वाली, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया और उसके बाद यह 1911 तक यह व्यवस्था चली। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी। अब देखिए आपको पता करना है भारत जो उपमहाद्वीप है इसमें ये जो व्यवस्था है ये किस तरह अलग है, ये आपको पता करना है बच्चों को। यही मेरा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल।